वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रिप्शन के बारे में। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? हाँ, लगता तो है। पर हमारी डिजिटल दुनिया में ये सिक्योरिटी की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न से मिली जानकारी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि एन्क्रिप्शन क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद है एन्क्रिप्शन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ये कैसे काम करते हैं और ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मतलब कैसे सुरक्षित रखती है। बिल्कुल। एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को, जैसे हमारे मैसेजेस, ईमेल्स या फाइनेंशियल डेटा, इन सबको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। अच्छा। ये पक्का करती है कि हमारी बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहे। आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे की दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एन्क्रिप्शन आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में कहूँ तो एन्क्रिप्शन एक तरीका है जिससे हम अपनी पढ़ने लायक जानकारी, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, हाँ। उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देते हैं जिसे पढ़ा ना जा सके, मतलब एक तरह का कोड। हाँ। और इस न पढ़ने वाले फॉर्मेट को साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। अच्छा, यानी साधारण टेक्स्ट को एक कोड भाषा में बदल देना। लेकिन फिर उस कोड भाषा को वापस समझने लायक कैसे बनाया जाता है? उसके लिए डिक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। डिक्रिप्शन। ओके। हाँ, डिक्रिप्शन उस साइफर टेक्स्ट को वापस उसके ओरिजिनल रूप में यानी प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। ठीक है। लेकिन ये एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही बिना एक खास सीक्रेट की के मुमकिन नहीं है। सीक्रेट की? ये क्या है? इसे कैसे समझे? चाबी जैसा कुछ? बिल्कुल, आप इसे अपने घर या कार की चाबी की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, जैसे बिना सही चाबी के ताला नहीं खुलता, वैसे ही बिना सही की के एन्क्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ा नहीं जा सकता। यही की तय करती है कि कौन मैसेज पढ़ सकता है और कौन नहीं। और मोटे तौर पर एन्क्रिप्शन में दो तरह की कीज इस्तेमाल होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, चलिए पहले सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को समझते हैं। सिमेट्रिक मतलब नाम से लग रहा है इसमें कुछ एक जैसा होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में मैसेज को एन्क्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने, दोनों कामों के लिए एक ही सीक्रेट की का इस्तेमाल होता है। एक ही की दोनों कामों के लिए? हाँ, ये शेयर्ड सीक्रेट की तरह है जिसे मैसेज भेजने वाले और पाने वाले दोनों को पता होना चाहिए। ये तो काफी सीधा लगता है, मतलब एक ही चाबी से लॉक करो और उसी से अनलॉक करो। इसके फायदे क्या हैं फिर? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड और एफिशिएंसी। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स आमतौर पर काफी तेज होते हैं। हाँ, और बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसलिए जहां परफॉर्मेंस जरूरी है वहां ये बहुत उपयोगी है। और ये मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी भी पक्की करती है, क्योंकि भाई जब तक की सुरक्षित है, मैसेज भी सुरक्षित है। लेकिन अगर एक ही की दोनों तरफ इस्तेमाल हो रही है तो इसमें कुछ चैलेंज भी होगा, मतलब वो की शेयर कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती छिपी है, उस सीक्रेट की को सुरक्षित रूप से भेजना और मैनेज करना। सोचिए, अगर आपको किसी दूर बैठे दोस्त को एक गुप्त संदेश भेजना है तो पहले आपको उस तक वो सीक्रेट की सुरक्षित रूप से पहुंचानी होगी। सही बात है। अगर वो की बीच में किसी गलत हाथ लग गई तो फिर एन्क्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम है, खासकर अगर बहुत सारे लोग आपस में सुरक्षित बात करना चाहें। बिल्कुल, इसे की मैनेजमेंट प्रॉब्लम यानी की मैनेजमेंट समस्या कहते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं जिन्हें आपस में एक दूसरे के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन करना है। हर जोड़ी के लिए एक अलग की चाहिए होगी, यानी कुल 3 कीज लगेंगी। आसान है? हाँ, 3 कीज तो ठीक है, पर अगर एक कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और हर कर्मचारी को बाकी 99 कर्मचारियों के साथ अलग अलग सुरक्षित चैनल चाहिए, तो जानते हैं कितनी कीज की जरूरत होगी? 100 लोग, हर किसी को बाकी 99 के साथ। अरे, ये तो बहुत ज्यादा होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब 4,950 कीज। 4,950। हाँ, और अगर कर्मचारियों की संख्या 1000 हो जाए तो ये संख्या बढ़कर लगभग 5 लाख हो जाती है। 4,99,500। 5 लाख कीज। आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी कीज को सुरक्षित रूप से बनाना, बांटना और समय समय पर बदलना कितना मुश्किल, महंगा और रिस्क भरा काम है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है,
कीज की संख्या एकदम तेजी से बढ़ती है। इसे की प्रोलिफरेशन कहते हैं, मतलब कीज की बाढ़ आ जाना। यही सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की मेन लिमिटेशन थी। 70s में एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के विकास के साथ आया। इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी? हाँ, इसने की डिस्ट्रीब्यूशन और की प्रोलिफरेशन की समस्याओं को काफी हद तक हल कर दिया। एसिमेट्रिक यानी इसमें कुछ अलग होगा सिमेट्रिक के उलट। एकदम सही। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एक की के बजाय एक की पेयर होता है, मतलब चाबियों का जोड़ा। चाबियों का जोड़ा? हाँ, इस जोड़े में 2 कीज होती हैं जो मैथमेटिकली जुड़ी होती हैं। एक होती है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की, अच्छा, इनमें क्या फर्क है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक की को आप किसी के भी साथ खुले तौर पर शेयर कर सकते हैं। किसी के भी साथ? हाँ। इसे आप अपना पोस्टल एड्रेस समझ लीजिए, जिसे कोई भी जान सकता है, ताकि आपको चिट्ठी भेज सके। इसे गुप्त रखने की जरूरत नहीं होती। ओके। लेकिन प्राइवेट की को पूरी तरह से गुप्त रखना होता है। ये आपकी तिजोरी की चाबी की तरह है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास रखते हैं। इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, कभी नहीं। ये दिलचस्प है, 2 कीज, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पर ये काम कैसे करता है? मान लीजिए वही 2 लोग हैं, क्विंसी और मोनिका, जिन्हें सुरक्षित मैसेज भेजना है। ठीक है, क्विंसी और मोनिका का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्विंसी और मोनिका दोनों अपना अपना की पेयर बना लेते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की का जोड़ा। फिर वे अपनी अपनी पब्लिक कीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो इसे ईमेल से भेज सकते हैं या किसी पब्लिक डायरेक्टरी में डाल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक की है। अब क्विंसी मोनिका को एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है। अब क्विंसी उस मैसेज को लेगा और उसे मोनिका की पब्लिक की का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट करेगा। मोनिका की पब्लिक की से? हाँ, पाने वाले यानी रिसीवर की पब्लिक की से। इससे वो मैसेज सिफर टेक्स्ट में बदल जाएगा। एन्क्रिप्शन हो गया। अब आगे? क्विंसी ये एन्क्रिप्टेड मैसेज यानी सिफर टेक्स्ट मोनिका को भेज देगा, चाहे वो नॉर्मल ईमेल से ही क्यों ना भेजे, कोई डर नहीं। अच्छा। जब मोनिका को ये मैसेज मिलेगा तो वो उसे अपनी प्राइवेट की का उपयोग करके डिक्रिप्ट करेगी। अपनी प्राइवेट की से? हाँ, चूंकि ये प्राइवेट की सिर्फ मोनिका के पास है, इसलिए केवल वही उस मैसेज को पढ़ सकती है। अच्छा, तो एन्क्रिप्ट करने के लिए पाने वाले की पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए पाने वाले की अपनी प्राइवेट की, समझ लिया। और अगर मोनिका को जवाब देना हो तो वही प्रोसेस उल्टा होगा। मोनिका अपने जवाब को क्विंसी की पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करेगी और क्विंसी उसे अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। सिंपल। ये प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इसकी सिक्योरिटी का क्या? मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है, ईव कह लेते हैं, वो क्विंसी का मोनिका को भेजा गया एन्क्रिप्टेड मैसेज बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है। और मान लेते हैं कि ईव को मोनिका की पब्लिक की भी पता है, क्योंकि वो तो पब्लिक है। तो क्या ईव मैसेज पढ़ सकती है? यही एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की खूबसूरती और ताकत है। नहीं, ईव उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि मैसेज एन्क्रिप्ट तो मोनिका की पब्लिक की से हुआ था, लेकिन उसे डिक्रिप्ट करने के लिए मोनिका की प्राइवेट की चाहिए, जो ईव के पास है ही नहीं। अच्छा। अगर ईव मोनिका की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश भी करेगी तो उसे सिर्फ उलझा हुआ डेटा, मतलब जिब्रिश ही मिलेगा। कमाल है, यानी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट तो हो सकता है पर डिक्रिप्ट नहीं। बिल्कुल, और मैथमेटिकली पब्लिक की से प्राइवेट की का पता लगाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कम से कम आज की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज के साथ तो यही सच है। यही वो एसिमेट्री है जिसके कारण इसे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसने न केवल सुरक्षित की डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन बनाया, बल्कि की प्रोलिफरेशन वाली समस्या को भी हल कर दिया। हाँ, वो 1000 कर्मचारियों वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। सिमेट्रिक में तो 5 लाख कीज थी। हाँ, लेकिन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के साथ हर कर्मचारी बस अपना एक की पेयर पब्लिक प्लस प्राइवेट बनाएगा। अच्छा। यानी कुल 1000 पब्लिक कीज और 1000 प्राइवेट कीज, बस 2000 कीज। सिर्फ 2000? हाँ। 5 लाख कहाँ और 2000 कहाँ? है ना? ये बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। पब्लिक कीज को एक सेंट्रल डायरेक्टरी में रखा जा सकता है और हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी प्राइवेट की सुरक्षित रखनी होगी। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का एक और जरूरी इस्तेमाल है जिसके बारे में शायद बात करनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एसिमेट्रिक कीज का इस्तेमाल सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नहीं होता। अच्छा, और किस लिए? क्विंसी मोनिका को एक डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है
और वो ये पक्का करना चाहता है कि मोनिका को पता चले कि ये सच में क्विंसी नहीं भेजा और रास्ते में बदला नहीं गया है। ठीक है। तो क्विंसी उस डॉक्यूमेंट का एक हैश बनाएगा। ये एक तरह का यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। और फिर उस हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा। अपनी प्राइवेट की से, पब्लिक से नहीं? हाँ, सिग्नेचर के लिए भेजने वाला अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करता है। ये एनक्रिप्टेड हैश ही डिजिटल सिग्नेचर है। ओके। अब क्विंसी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में डिजिटल सिग्नेचर मोनिका को भेजता है। मोनिका को जब ये मिलता है तो वो क्विंसी की पब्लिक की, जो उसके पास पहले से है, का उपयोग करके सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करती है। क्विंसी की पब्लिक की से? हाँ, इससे उसे ओरिजिनल हैश मिल जाता है। फिर वो प्राप्त डॉक्यूमेंट का खुद से हैश बनाती है। अगर दोनों हैश मैच करते हैं तो मोनिका को दो बातें पक्की हो जाती हैं। एक, डॉक्यूमेंट क्विंसी ने ही भेजा है, क्योंकि सिर्फ क्विंसी की प्राइवेट की ही वो सिग्नेचर बना सकती थी जिसे उसकी पब्लिक की ने खोला। और दो, डॉक्यूमेंट रास्ते में बदला नहीं गया है, क्योंकि बदलने पर हैश बदल जाता। ये तो बहुत उपयोगी है। मतलब सिर्फ मैसेज छिपाना ही नहीं, बल्कि भेजने वाले की पहचान और मैसेज की ऑथेंटिसिटी भी पक्की करना। एग्जैक्टली। अब जब हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन समझ लिया है, तो क्या कुछ अहम एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स या एल्गोरिदम्स के उदाहरण दे सकती हैं जो आज इस्तेमाल होते हैं? जरूर। इनक्रिप्शन की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है और नए ज्यादा मजबूत एल्गोरिदम्स आते रहते हैं। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में बात करें तो पुराने स्टैंडर्ड्स में DES और DDS शामिल थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड है AES, एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हाँ, AES। ये नाम सुना है? हाँ। AES को उसकी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है और ये दुनिया भर में सरकारों और इंडस्ट्रीज द्वारा अपनाया गया है। और असिमेट्रिक में? असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में RSA सबसे पुराने और सबसे फेमस एल्गोरिदम्स में से एक है। RSA? हाँ, इसे 1977 में डेवलप किया गया था और इसके वेरिएशंस आज भी सिक्योर वेब कनेक्शंस जैसे TLS, SSL में और डिजिटल सिग्नेचर के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इसके अलावा ECC, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी जैसे नए एल्गोरिदम्स भी हैं जो कम की साइज में सेम लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल नाम हुए, लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में देखें तो एन्क्रिप्शन कहाँ हमारी मदद कर रहा है? शायद हमें पता भी नहीं चलता होगा, है ना? बिल्कुल। एन्क्रिप्शन आज हमारी डिजिटल जिंदगी के लगभग हर कोने में मौजूद है, अक्सर पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते हुए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि जब हम वेब ब्राउज करते हैं, मैंने सुना है HTTPS के बारे में, वो ताला सा बना आता है ब्राउजर में। हाँ, ये सबसे आम उदाहरणों में से एक है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और एड्रेस बार में URL HTTPS से शुरू होता है, सिर्फ HTTP नहीं, या आपको वो छोटा सा पैडलॉक ताले का आइकन दिखता है। हाँ, वो ताला। तो इसका मतलब है कि आपके ब्राउजर और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच का कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब क्या है? क्या सुरक्षित हो जाता है इससे? इसका मतलब है कि आप उस वेबसाइट पर जो भी जानकारी भेजते हैं, जैसे लॉगिन पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या जो जानकारी वहां से पाते हैं, वो सब एन्क्रिप्टेड होती है। कोई बीच में उसे पढ़ नहीं सकता। अच्छा। इसीलिए ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग या किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जहां आप सेंसिटिव जानकारी डालते हैं, ये जरूरी है कि आप हमेशा देखें कि कनेक्शन HTTPS है या नहीं। ये ट्रस्ट बनाने में मदद करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित है। और हमारे फोन कॉल्स या मैसेजिंग एप्स, व्हाट्सएप वगैरह? कुछ मैसेजिंग एप्लीकेशंस जैसे सिग्नल या व्हाट्सएप एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन E2E का उपयोग करते हैं। एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन? हाँ, इसका मतलब है कि मैसेज आपके डिवाइस पर एन्क्रिप्ट होता है और सिर्फ पाने वाले के डिवाइस पर ही डिक्रिप्ट होता है। बीच में कोई भी, यहाँ तक कि खुद वो सर्विस प्रोवाइडर जैसे व्हाट्सएप भी उन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता। अरे वाह, ये तो बहुत सिक्योर हुआ। हाँ, ये आपकी बातचीत को अत्यंत गोपनीय बनाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में भी जब आपका फोन नज़दीकी सेल टावर से कनेक्ट होता है, तो आपकी पहचान और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। और क्या हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी एन्क्रिप्टेड हो सकती है? मान लो लैपटॉप खो गया तो? हाँ बिल्कुल, इसे डिवाइस एन्क्रिप्शन
या फुल डिस्क एन्क्रिप्शन कहते हैं। कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज में BitLocker या मैक ओएस में फाइल वोल्ट ये सुविधा देते हैं। BitLocker सुना है मैंने। हाँ, इससे आपकी पूरी हार्ड ड्राइव एन्क्रिप्ट हो जाती है। अगर आपका लैपटॉप चोरी हो जाए या खो जाए तो भी कोई आपकी फाइल्स को बिना पासवर्ड या रिकवरी की के एक्सेस नहीं कर सकता। ये डेटा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। USB ड्राइव्स को भी इसी तरह एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का क्या, जब हम दुकान में कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? वहाँ भी एन्क्रिप्शन का बड़ा रोल है। जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपकी कार्ड की जानकारी टर्मिनल पर एन्क्रिप्ट होती है और पेमेंट नेटवर्क के जरिए सुरक्षित रूप से भेजी जाती है। अच्छा। और ऑनलाइन पेमेंट्स में HTTPS के अलावा पेमेंट गेटवेज भी एक्स्ट्रा एन्क्रिप्शन लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल जानकारी सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एन्क्रिप्शन एक तरह के अदृश्य कवच की तरह है जो हमारी डिजिटल दुनिया में हर जगह मौजूद है। हमारे कम्युनिकेशन, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हमारे पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में, भले ही हम इसे रोज नोटिस न करें, ये लगातार बैकग्राउंड में काम कर रहा है। सही कहा, ये आज के कनेक्टेड दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हमारी ऑनलाइन अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत गोपनीयता मतलब पर्सनल प्राइवेसी संभव ही नहीं हो पाती। ये सब जानने के बाद भविष्य की तरफ देखना भी जरूरी है। एन्क्रिप्शन लगातार डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या इसमें भी कमजोरियां आ सकती हैं? मतलब क्या ये हमेशा सुरक्षित रहेगा? अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी की दुनिया एक निरंतर दौड़ है, कोड बनाने वालों और कोड तोड़ने वालों के बीच। जैसे जैसे कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ रही है, पुराने एन्क्रिप्शन तरीके असुरक्षित हो सकते हैं। मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सुना है। क्या इससे मौजूदा एन्क्रिप्शन को खतरा है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटर अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली बन जाते हैं तो थियोरेटिकली आज के कई वाइडली यूज्ड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स जैसे RSA को तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं? कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं जिन पर इन एल्गोरिदम्स की सिक्योरिटी टिकी हुई है। तो इसका मतलब है कि भविष्य में हमारी सारी एन्क्रिप्टेड जानकारी खतरे में पड़ सकती है? खतरा तो है, वास्तविक है। हालांकि प्रैक्टिकल लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। अच्छा, अभी बने नहीं है पूरी तरह? हाँ, लेकिन दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स इस खतरे से वाकिफ हैं और क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी या पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर तेजी से काम कर रहे हैं। क्वांटम रेजिस्टेंट? हाँ, ये नए एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों का सामना कर सकें। तो भविष्य में हमें नए तरह के एन्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत एक्टिव रिसर्च एरिया है। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी प्राइवेट कीज को कैसे सुरक्षित रखते हैं और कैसे हम भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एन्क्रिप्शन की दुनिया कभी स्टेबल नहीं रहती। तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, डेटा सुरक्षा के तरीके भी इवॉल्व होते रहेंगे। इस पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।